हेलो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम लोग बात करेंगे और साथ साथ में माइक्रोस्कोप के बारे में बात करेंगे। और इसके साथ एक और पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच का डिफरेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेल से। सेल क्या होता है? सेल को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर सेल ही नहीं होगा तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। आइदर इट इज सिंपल और इट इज कॉम्प्लेक्स। स्टार्ट करते हैं सेल से। सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो भी हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर है वो सारा स्ट्रक्चर सेल से बना होता है। और बाकी फंक्शन यूनिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो भी हमारे बॉडी के फंक्शन है वो सारे कौन परफॉर्म करता है? सेल परफॉर्म करता है। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। सेल की स्टडी को हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं। प्रेजेंट डे, आज प्रेजेंट टाइम में जो सेल है, सेल अलग अलग तरह से इवॉल्व हुए हैं। यानी कि कुछ सेल ऐसे हैं जो सिंपल हैं, कुछ सेल ऐसे जो कॉम्प्लेक्स हैं। सिंपल सेल में जैसे बैक्टीरिया प्रोटोजोआ यीस्ट हो गए, कॉम्प्लेक्स सेल में जैसे प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, और साथ साथ में इनके जो फंक्शन है आपस में कोऑर्डिनेटेड रहते हैं। कोऑर्डिनेटेड का मतलब क्या है? आपस में जुड़े हुए रहते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि अगर ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो उनकी अगर किडनी प्रॉपर वे में काम नहीं करेगी तो उनका माइंड भी प्रॉपर वे में काम नहीं करेगा। अगर ह्यूमन बींग्स के स्टोमक में कोई प्रॉब्लम आएगी तो उससे बॉडी के पूरे पार्ट में प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि स्टोमक का काम क्या होता है? डाइजेशन में हेल्प करता है। डाइजेशन ही प्रॉपर नहीं होगा तो न्यूट्रिशन कहाँ से पहुंचेगा? इस तरह से इनके सारे फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड होते, जुड़े हुए होते हैं। ह्यूमन बॉडी कंपोज्ड ऑफ मोर देन 200 टाइप ऑफ सेल। जो ह्यूमन बॉडी है वो 200 से ज्यादा सेल से बनी हुई है। ठीक है? क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है और सारे फंक्शन को उनको परफॉर्म करना है और प्रॉपरली परफॉर्म करना है और काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करना है। तो 200 सेल, उसमें 200 से ज़्यादा सेल से कंपोज होती है। नोट में चलते हैं। ऑल सेल आइदर यूनिसोलर और मल्टीसोलर, सारे सेल यूनिसोलर हो या मल्टीसोलर हो, उनको कुछ ना कुछ बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करना ही पड़ता है। जैसे न्यूट्रिशन हो गया। न्यूट्रिशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन। न्यूट्रिशन के बाद हो गया रिस्पायरेशन। अब जो उन्होंने न्यूट्रिशन लिया है उसको ब्रेक डाउन भी तो करेंगे ना। तो रिस्पायरेशन क्या होता है? द रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ एनर्जी। ठीक है? रिस्पायरेशन में एनर्जी ब्रेक डाउन होती है। दो तरह की रिस्पायरेशन होते हैं, एरोबिक एंड एरोबिक। एरोबिक क्या होता है? जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। एनएरोबिक क्या होता है? जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। इसके साथ में ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल है और साथ साथ में रिप्रोडक्शन। ठीक है? तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर कोई ऑर्गेनिज्म है वो करेगा, चाहे वो यूनिसोलर हो या फिर मल्टीसोलर हो। अब हम लोग अगले नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि सेल डिस्कवर कैसे हुआ, सेल के पार्ट्स जो इंपॉर्टेंट है वो कैसे डिस्कवर हुए। तो हम रॉबर्ट हुक की बात करें तो रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था 1665 में। और इन्होंने जो सेल एक्चुअल में डिस्कवर किया था वो डेड सेल था। डेड सेल इन्होंने कहाँ पे डिस्कवर किया था? कॉर्क। कॉर्क कहाँ से आता है? बार्क ऑफ ट्री से आता है। और इन्होंने नेम भी सेल दिया था। ठीक है? जो नामकरण किया था सेल का, सेल, वो भी इन्होंने ही किया था। और इनका जो भी काम था वो कहाँ पे पब्लिश हुआ था? एक बुक जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। तो माइक्रोग्राफिया में इनका जो भी वर्क था वो पब्लिश हुआ था। अब हम लोग बात करेंगे एंटन वॉन लेवेनहुक की। जो एंटन वॉन लेवेनहुक है, इन्होंने क्या किया था? 1674 में इन्होंने डिस्कवर किया था फ्री लिविंग सेल। कहाँ पे डिस्कवर किया था? पॉन्ड वाटर में डिस्कवर किया था। और 1678 में इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? स्पर्म सेल। ठीक है? 1674 में इन्होंने डिस्कवर किया था लिविंग सेल पॉन्ड वाटर में। जो इन्होंने डिस्कवर किया था वो एक्चुअल में बैक्टीरिया था। और 1678 में इन्होंने डिस्कवर किया था स्पर्म सेल। स्पर्म सेल क्या होता है? आपको पता है ह्यूमन बींग्स में दो तरह की सेल पाई जाती हैं, एक सोमैटिक सेल होता है, एक जर्म सेल होता है। सोमैटिक सेल क्या होता है? जिससे हमारी पूरी बॉडी बनी रहती है। जर्म सेल क्या होता है? जिससे जो हमारे रिप्रोडक्टिव यूनिट है, यानी कि जो ऐसे सेल जो कि इन्वॉल्व होते हैं कैरेक्टर को ट्रांसफर करने में आगे एक जनरेशन में, वो जर्म सेल होते हैं ना, जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो जर्म सेल होता है उसका एग्जांपल है स्पर्म सेल। इन्होंने कहाँ डिस्कवर किया था? ह्यूमंस में, डॉग में, रैबिट में, फ्रॉग में, फिश में और इंसेक्ट में। और एक बात और बताएं आपको स्पर्म सेल के बारे में कि इसमें जो क्रोमोसोम के नंबर होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड का मतलब होता है एन, एन का मतलब हाफ। ठीक है? जबकि जो सोमैटिक सेल होते हैं उसमें क्रोमोसोम के नंबर डिप्लॉयड होते हैं। यानी कि अगर हम ह्यूमन बींग्स एग्जांपल लें, उनमें अगर 23 पेयर पाए जाएंगे सोमैटिक सेल में, तो जर्म सेल या स्पर्म सेल में कितने पाए जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ 23। आगे हम लोग चलते हैं रॉबर्ट ब्राउन। 1831 में इन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस। ठीक है? रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था बच्चों? न्यूक्लियस इन्होंने डिस्कवर किया था। इसके बाद पुरकिंजे ने टर्म दिया था प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इक्वल्स टू प्रोटोप्लाज्म। जब हम लोग साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को आपस में मिक्सअप करते हैं, यानी उन दोनों का कॉम्बिनेशन ही प्रोटोप्लाज्म होता है, जो कि लिविंग कंटेंट है सेल का। हैक्ले ने क्या बताया था? इन्होंने ये बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर। हेरिडिटरी कैरेक्टर क्या होते हैं? ऐसे कैरेक्टर जो माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। तो हैक्ले ने ये बताया था। अगला सेल थ्योरी। सेल थ्योरी
किसने दिया था? शिडेन एंड सॉन ने सेल थ्योरी दिया था। शिडेन कौन थे? बॉटनिस्ट। सॉन तो कौन थे? जूलॉजिस्ट थे। और इन्होंने 2 पॉइंट कहा था। पहला पॉइंट क्या था? ऑल प्लांट एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी प्लांट और एनिमल है वो सारी किससे मिलकर बने बच्चों? सेल से। और सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? लाइफ की बेसिक यूनिट है। लेकिन इनसे पूछा गया भैया यहां तक तो सब सही है, लेकिन हमको ये बताओ कि जो सेल आता है वो सेल आता कहां से, या पहला सेल कहां से आया? तो ये चीज ये इसको नहीं बताने पाए। तो रडल्फ रिचो ने फिर बताया, इन्होंने फाइनल शेप दिया सेल थ्योरी को, और इन्होंने ये बताया ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका क्या मतलब होता है? ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। आज जितने भी सेल हैं ये सारे कहां से आए? कहीं ना कहीं प्री एग्जिस्टिंग सेल से आए। ऐसे सेल जो कि पहले मतलब थे उनसे वो डिवाइड होके फिर नया सेल का फॉर्मेशन किया गया है। और यहाँ पे आपको एक चीज और बताएं कि जो पहला सेल है, पहला सेल ऐसा माना जाता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से आया, यानी नॉन लिविंग से लिविंग आया। इसके बाद फिर सेल में इवोल्यूशन हो के आज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है जो आप देखते हो। और ये वाला क्वेश्चन कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि सेल थ्योरी को फाइनल शेप किसने दिया? विर्चो ने दिया। चाहे हम नीट की बात करें, पहले एएमयू अपना अलग एग्जाम लेता था, उसने भी पूछा था, वीएचओ ने भी पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। वायरस इज एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। जो वायरस है, वायरस एक्सेप्शन है सेल थ्योरी का। इसको किसी भी क्लासिफिकेशन में इसको जगह नहीं मिली है, क्योंकि ये जब तक बॉडी के बाहर रहता है ये डेड रहता है, बॉडी के अंदर आते ही ये लिविंग हो जाता है। और इसको एक चीज और बोला जाता है कि वायरस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। और आपको एक बात और बताएं, जो वायरस होता है वायरस में इवोल्यूशन काफी तेज होता है, यानी वायरस में चेंजेस बहुत तेज होते हैं। तो इस वजह से आज प्रेजेंट टाइम में वायरस की वैक्सीन बनाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसकी बीमारियां मतलब जो भी वायरल डिसीज होती है उससे ज्यादातर महामारी होती है, जैसे कि अभी आप लोग कोविड-19 देख रहे हैं। आगे हम लोग चलते डिफरेंस पढ़ते यूनिसोलर मल्टीसोलर के बारे में। यूनिसोलर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल सेल, मल्टीसोलर कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल। यूनिसोलर सिंगल सेल से रिप्रेजेंट होता है, मल्टीसोलर लार्ज नंबर ऑफ सेल से रिप्रेजेंट करता है। यूनिसोलर में डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता सेल के लेवल पे, ठीक है, क्योंकि इसमें सिंगल ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लेकिन सेल ऑर्गेनल के लेवल पे इसमें भी होता है डिवीजन ऑफ लेबर, लेकिन सेल के लेवल पे नहीं होता। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर सेल के लेवल पे भी होता है और सेल ऑर्गेनल के लेवल पे भी होता है। इनमें रिप्रोडक्शन में पूरा का पूरा सेल इनका कंज्यूम हो जाता है, यानी जो सिंगल सेल है वो पूरा कंज्यूम हो जाएगा रिप्रोडक्शन में। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ और सिर्फ जर्म सेल ही कंज्यूम होगा। जर्म सेल, जैसा कि अभी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ये स्पर्म सेल, ठीक है, स्पर्म सेल क्या था? जर्म सेल था। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है कि जो जर्म सेल होते हैं, जर्म सेल टेक पार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन में। और यूनिसोलर का जो लाइफ स्पैन होता है शॉर्ट होता है, मल्टीसोलर का लाइफ स्पैन लॉन्ग होता है। यूनिसोलर का एग्जांपल मोनरा और प्रोटिस्टा होते हैं। मोनरा क्या है? प्रोकैरियोटिक। प्रोटिस्टा क्या है? यूकैरियोटिक। लेकिन ये दोनों यूनिसोलर होते हैं। और मल्टीसोलर का एग्जांपल है फंजाई, प्लांट और एनिमल। कुछ फंजाई और प्लांट भी यूनिसोलर होते हैं, लेकिन उसको हम लोग आगे एक्सेप्शन के रूप में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दो चीजों की, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो दो ही तरह के हो सकते हैं, एक नॉन सेलुलर एक सेलुलर। नॉन सेलुलर क्या होते हैं? उनमें उनका जो सेल का स्ट्रक्चर होता है कंप्लीट नहीं होता और उसमें किसी भी तरह की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, एंड दे आर नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अगर उनको बाहर निकाल दो तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल है वायरस, और यहाँ पे लिखा हुआ है दे एक्टिव इन द इंटर लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो तभी एक्टिव होंगे जब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएंगे। इसका एग्जांपल क्या है? वायरस। सेलुलर की अगर हम लोग बात करें तो दीज ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये अकेले आसानी से रह सकते हैं, ठीक, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए। इसी वजह से जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। तो आइए पढ़ते हैं व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, जिसमें बच्चों काफी कंफ्यूजन रहती है। तो स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल प्रिमिटिव होते हैं और इनकम्प्लीट सेल होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल एडवांस होते हैं और कंप्लीट सेल होते हैं। इनका साइज 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है, जबकि यूकैरियोटिक का साइज 5 to 100 माइक्रोमीटर होता है। इनका जो न्यूक्लियर रीजन होता है, एक्चुअल में इनके न्यूक्लियर रीजन के चारों तरफ, इनके न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इस वजह से हम लोग इनके न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड कहते हैं। जबकि यूकैरियोटिक के न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है, और ह्यूमन बींग्स के न्यूक्लियस के चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। अब इसमें प्रोकैरियोटिक में सिंगल क्रोमोसोम होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में एक से ज्यादा क्रोमोसोम होते हैं। इसमें न्यूक्लियोलस एब्सेंट है, जबकि यहाँ पे न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, जो कि राइबोसोम को बनाने में मदद करता है। और राइबोसोम से क्या होता है? प्रोटीन बनती है, और प्रोटीन से हमारे बॉडी के एंजाइम्स वगैरह सारी चीजें बनती हैं। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल आर एब्सेंट। यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। इनके जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, ठीक है, ये सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल नहीं पाए जाते प्रोकैरियोटिक में, जबकि यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट क्या है? राइबोसोम यहाँ प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ राइबोसोम
भी प्रेजेंट होते हैं, यानी राइबोसोम यहाँ दोनों में प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम के बारे में एक चीज और बताते हैं, एक ये क्वेश्चन काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया, एक ऐसे सेल ऑर्गेनल का आप नाम बताइए जो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में दोनों में पाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, राइबोसोम आंसर है। और एक ऐसे सेल ऑर्गेनल का नाम बताइए जिसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होती, आंसर क्या है, राइबोसोम आंसर है। और अगर एक और सेल ऑर्गेनल का नाम बताइए जो कि दूसरे सेल ऑर्गेनल के अंदर प्रेजेंट होते, तो इसका भी क्या नाम है, राइबोसोम है। क्यों, क्योंकि राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाया जाता है, प्लास्टिड में भी पाया जाता है। ठीक है, तो यहां से सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या आरईआर में भी ये स्टिक रहते हैं। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, सेल डिवीजन बाय फीजन और बडिंग। इसमें सेल डिवीजन फीजन या फिर बडिंग से होता है, जबकि इसमें सेल डिवीजन माइटोसिस और मियोसिस से होता है। अब आप पूछेंगे माइटोसिस और मियोसिस क्या है, तो माइटोसिस इज द इक्वेशनल डिवीजन, यानी इसमें जो क्रोमोसोम के नंबर होते हैं वो सेम रहते हैं सेल डिवीजन के बाद, जबकि मियोसिस में क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाते हैं। और मियोसिस नॉर्मली तब होता है जब गैमीट बनाना होता है, यानी स्पर्म सेल और ओवम। ठीक है, नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ते हैं। माइक्रोस्कोप दो तरह का होता है, एक लाइट और एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट या कंपाउंड माइक्रोस्कोप वो माइक्रोस्कोप होता है जो कि नॉर्मली हमारे स्कूल के लेबोरेटरी में हम लोग देखते हैं। ठीक है, और इसका मैग्निफिकेशन पावर 300 टू 1500 टाइम्स होता है, जबकि स्कूल में जो होता है वो 40 या फिर 45x का होता है। और इसमें जो ग्लासेस यूज होती है, ग्लासेस मैग्निफिकेशन के लिए यूज होते हैं। ठीक है, ग्लास लेंसेज में मैग्निफिकेशन के लिए यूज होती हैं, जबकि लाइट इसमें इल्यूमिनेशन के लिए यूज होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पूरी तरह से अलग होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं, इसको किसने डेवलप किया था, केनॉल एंड रस्क ने इसको डेवलप किया था। और इसका मैग्निफिकेशन पावर आप सोच सकते हैं 1 लाख टू 5 लाख टाइम, ये कितना होता होगा। इसके बाद इंटरनल वैक्यूम इसके लिए काफी जरूरी होता है, इंटरनल वैक्यूम बहुत जरूरी है। और इसके साथ ये इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करता है मैग्निफिकेशन के लिए, और इलेक्ट्रॉन यूज करता है इल्यूमिनेशन के लिए, यानी चीजों को इल्यूमिनेट करने के लिए, देखने के लिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं, माइक्रोस्कोप के बारे में हमने पढ़ लिया, तो माइक्रोस्कोप का यूज भी करना बहुत जरूरी है। तो चलिए आइए एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट हम लोगों को क्या करना है, एक टेम्परेरी अमाउंट ऑफ ओनियन पील हमको बनाना है, यानी कि एक हमको ओनियन पील को बनाना है। कैसे बनाएंगे, पढ़ते हैं। टेक ऑफ द एपिडर्मिस ऑफ ओनियन पील, हमको ओनियन पील की एपिडर्मिस को बाहर निकालना है। इसके बाद उसको स्टेन करना है। स्टेन हम दो तरीके से कर सकते हैं, आयोडीन और सैफरीन। अब सवाल आता है स्टेनिंग करते ही क्यों भैया, क्या जरूरत है स्टेनिंग की, स्टेनिंग नहीं करेंगे तो जो भी सेल के कंपोनेंट है हमको वो प्रॉपर वे में नहीं दिखेंगे। इसके बाद हमको करना क्या है, इसके बाद इसको स्टेनिंग करने के बाद इसका हम आपको पूरा प्रोसीजर बता देते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, एपिडर्मिस को बाहर निकालना है। एपिडर्मिस को बाहर निकालने के बाद फॉरशिप से एपिडर्मिस बाहर निकालेंगे, इसके बाद उसको ट्रांसफर करेंगे वॉश ग्लास में। वॉश ग्लास में ट्रांसफर करने के बाद हम लोग, यानी वॉश ग्लास में पहले से हमको पानी ले लेना है। ठीक है, उसमें ट्रांसफर करने के बाद हम लोग उसको ट्रांसफर करेंगे एक साइड, मतलब पेट्री डिश में ट्रांसफर करेंगे। पेट्री डिश में ट्रांसफर करने के बाद उसको वॉश ग्लास में ट्रांसफर करेंगे। वॉश ग्लास में हम लोग उसके स्टेनिंग करेंगे। स्टेनिंग करने के बाद हम जो पेंट ब्रश होता है हम लोग उससे उसको ट्रांसफर करेंगे स्लाइड में, और स्लाइड में हमको एक ड्रॉप ग्लिसरीन भी ले लेना है जिससे कि वो ड्राई ना हो। इसके बाद हमको उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है, हमको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। और अगर आप दो तीन और मतलब ओनियन लेते हैं, उसको काट के ऐसा ही उसका स्ट्रक्चर, उसकी पील बना के, उसका स्लाइड बना के देखेंगे तो आपको सब में ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। तो इससे हमको क्या पता चलता है, इससे हमको ये पता चलता है कि टेम्परेरी अमाउंट ऑफ पील विद डिफरेंट साइजेस दे ऑल हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, यानी जो टेम्परेरी अमाउंट ऑफ पील है वो भले अलग अलग साइज के हों लेकिन उनका स्ट्रक्चर सबका सिमिलर होता है। अगला क्या है, द सेल ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर डिफरेंट इन शेप एंड साइज। जो सेल होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के वो शेप एंड साइज में काफी अलग होते हैं, जबकि इन सब में एक बेसिक सिमिलरिटी होती है सारे सेल में। वो क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, यानी तीन स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो कि कॉमन होते सारे सेल में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। और ये भी काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए, अगर आपको आज की वीडियो खत्म करते हैं, वीडियो पसंद आई हो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर लिखना हम भूल गए लेकिन आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बी हैप्पी एंड कीप ऑन स्माइलिंग। थैंक यू।